वीडियो में स्टडी करेंगे श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। हमारा टॉपिक है आज का श्वसन तंत्र। श्वसन जीव में होने वाली एक जैविक क्रिया है। श्वसन जीव में होने वाली एक जैविक क्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव जो श्वसन होता है, यह जीव में होने वाली एक जैविक क्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव, कोई ही प्राणी हो, प्रत्येक प्राणी वायुमंडल से O2 ग्रहण करता है, यानी ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, मान लेते हैं हमारा जीव है, ये ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और CO2 बाहर निकालेगा। यानी कि श्वसन क्रिया में होता है क्या, वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करेगा और CO2 गैस शरीर से बाहर निकालेगा। यही हमारे क्या है, श्वसन है। श्वसन जीव में होने वाली वह जैविक क्रिया जिसमें प्रत्येक जीव अपने वातावरण से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करती है या लेते हैं, हम कह सकते हैं, और CO2 गैस बाहर निकालते हैं। इसका मुख्य अंग क्या है, फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य अंग क्या है, फेफड़ा। श्वसन का महत्वपूर्ण अंग क्या है, फेफड़ा। यानी कि जितने भी स्तनधारी जंतु होते हैं वे फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा श्वसन है, श्वसन जीवों में होने वाली वह जैविक क्रिया जिसमें प्रत्येक जीव अपने वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को अपने फेफड़े में ग्रहण करते हैं और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन जीवों के लिए अति आवश्यक होता और CO2 शरीर से बाहर निकालते हैं। यानी कि जो CO2 गैस होती है यह जीवों के लिए हानिकारक होती है, इसलिए प्रत्येक जीव अपने शरीर से CO2 गैस बाहर निकालते हैं। और यह हमारा जो फेफड़ा है बहुत महत्वपूर्ण अंग है, यही से कहते हैं हम श्वसन अंग कहते हैं। यानी फेफड़ा स्तनधारियों का एक श्वसन अंग है और श्वसन अंग में यानी कि श्वसन अंग जो है यह एक प्रकार का तंत्र होता है। यानी श्वसन अंग जो है एक प्रकार का तंत्र होता है। तो हम कह सकते हैं कि फेफड़ा हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है, किसके लिए, श्वसन के लिए। और जो हमारा श्वसनांग है यानी कि हमारा जो फेफड़ा है यह श्वसनांग है और यह क्या है, एक प्रकार का तंत्र है जिसे हम कहते हैं श्वसन तंत्र। यानी फेफड़ा के द्वारा हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े के द्वारा बाहर निकालते हैं और फेफड़ा हमारा एक महत्वपूर्ण श्वसन अंग है। तथा इसके बाद कह सकते हैं श्वसनांगों का यह संपूर्ण तंत्र ही श्वसन तंत्र कहलाता है। फेफड़ों के जितने यानी फेफड़े के अंतर्गत जितने भी तंत्र आते हैं, जितने भी भाग आते हैं, यानी इसको संपूर्ण में हम कहेंगे क्या, श्वसन तंत्र कहेंगे। तो हमने क्या बताया कि श्वसन क्या है, श्वसन जीवों में होने वाली वह जैविक क्रिया जिसमें प्रत्येक जीव अपने बाह्य वातावरण यानी कि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और शरीर से फेफड़ों के द्वारा CO2 गैस बाहर निकालते हैं। और फेफड़ा हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो O2 ग्रहण करेगा और CO2 बाहर निकालेगा। और फेफड़ा जो है यह हमारा एक तंत्र की तरह व्यवहार करता है जिसे हम कहते हैं श्वसन तंत्र। यानी कि श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा होता है। इसके बाद देखते हैं फेफड़े का चित्र देखते हैं, हम किस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं।
अब बनाते हैं क्या, मनुष्य का श्वसन तंत्र बनाते हैं। ये हमारा हो गया नासा मार्ग। नासा मार्ग ये हमारा हो गया मुख द्वार। मुख द्वार हो गया। उसके बाद हो गया हमारा ग्रसनी। श्वास नली। श्वास नली। फेफड़े। डायाफ्राम। हमारा क्या है, डायाफ्राम हो गया। उसके बाद इसमें ये हमारी श्वसनी है। हमारी श्वसनी हो गया। कंठ है हमारा, कंठ है। उसके बीच हमारा यहाँ हृदय है। हमारा हृदय हो गया। यहाँ हमारा हृदय है। उसके बाद बीच में इसका इस प्रकार फैला हुआ है। और हमारा दाहिना फेफड़ा, इसके 3 चैम्बर होते हैं। इसमें 3 पट्ट होते हैं इस तरफ के, और इधर 2 होते हैं। यानी कि दायां फेफड़ा हमारा 3 खंडों में बटा होता है और बायां फेफड़ा 2 खंडों में बटा होता है। ये हो गया हमारा मनुष्य। ये हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम के ऊपर है, इससे होता है। मनुष्य का हृदय, 1 मिनट। मनुष्य का फेफड़ा वक्ष गुहा में, मनुष्य का फेफड़ा वक्ष गुहा में पीछे इसकी क्या है, मेरुदंड है। उसको चारों तरफ से हमारी पसलियां हैं। शरीर में 12 जोड़ी पसली होती है, 12 जोड़ी पसली होती है, और यानी कि 24 पसलियां। 24 पसलियों और पीछे पे मेरुदंड के बीच में हमारा फेफड़ा स्थित होता है, और नीचे की तरफ डायफ्राम होता है जो इसका आधार बनाता है। यानी डायफ्राम के ऊपर और पीछे की तरफ से हमारा कशेरुदंड, और उसके ऊपर से
चारों तरफ से हमारी जो 12 जोड़ी पसलियां होती है यानी 24 पसलियां इसको चारों तरफ से घेर कर रखती हैं। हमारा फेफड़ा जो होता है, मानव के प्रमुख श्वसनांग फेफड़े होते हैं। मानव के प्रमुख श्वसनांग फेफड़े होते हैं जो वक्ष में पीछे की तरफ सेवदंड और इसको चारों तरफ से 24 जोड़ी पसलियों का एक अस्पंजर होता है जिसके बीच में यह स्थित होता है। फेफड़े श्वास अथवा वायुनाल यानी फेफड़े श्वास अथवा वायुनाल एवं नासा मार्ग द्वारा बाह्य वातावरण से संबंध होते हैं यानी जुड़े होते हैं। जो हमारे फेफड़े होते हैं नासा मार्ग से बाह्य वातावरण से सीधे जुड़े होते हैं। इनके अतिरिक्त सभी श्वसनांग सहायक श्वसनांगों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़े पे जितने संबंधित अंग होते हैं वे श्वसनांग के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या, सबसे पहले देखते हैं नासिका, देखते हैं नासा मार्ग के विषय में स्टडी करते हैं। नासा मार्ग क्या है, तो क्या बताया गया, जो हमारा फेफड़ा होता है यह एक हड्डियों के बने हुए अस्पंजर के बीच में स्थित होता है, जिसके बीच में थोड़ा स्थान होता है जिसमें हमारे हृदय स्थित होता है और इसका आधार डायफ्राम होता है। यानी कि फेफड़े का आधार हमारा डायफ्राम होता है और डायफ्राम के ऊपर यह स्थित होता है। जब डायफ्राम नीचे की तरफ दबता है तो इसमें वायु बाहर से अंदर की तरफ आती है। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ दाब डालता है तो हमारे फेफड़े अंदर की ओर पिचकते हैं और शरीर से CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले नासा या नासा मार्ग देखते हैं। नासिका, इसे हम कहते हैं नासिका द्वार एवं नासा मार्ग। नासिका एवं नासा मार्ग हो गया नासिका एवं नासा मार्ग। नोज अथवा नोज एंड नोजल नोज एंड नोजल पैसेज, नासिका एवं नासा मार्ग। श्वसन अंगों का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा नासिका है। यानी कि जो हमारा नासिका होता है यह श्वसन का महत्वपूर्ण भाग होता है। जो देख लेते हैं, मान लेते हैं यही हमारा ह्यूमन है, इसका नाक यही है। इसकी नाक है, ये आदमी है, मान लेते हैं हम। ये आदमी, इसकी नाक आंखें हैं, मान लेते हैं। ये हमारा आदमी, इसके बाल भी हैं ऐसे ऐसे कांटे की तरह हमारे निकले हुए हैं, इस प्रकार की आंखें हैं। ये हमारा आदमी, इसकी क्या है, नाक है। ये हमारा क्या है, नोज है। ये हमारा नोज है। श्वसन अंग का प्रथम भाग नासिका कहलाता है। श्वसन अंग का प्रथम भाग नासिका कहलाता है। यही हमारा नासिका है। श्वसन अंग का सबसे प्रथम भाग नासिका कहलाता है। नासिका 2 बार नाफा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलता है। इसमें कितने होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। नाक में कितने, 2 छिद्र होते हैं जो बाहर
खुलते हैं। नासिका के मध्य में एक नासा पट्ट होता है और इसके बीच में यानी नासिका के बीच में एक नासा पट्ट होता है। नाक जो है यह श्वसन अंग का सबसे प्रथम भाग होता है, जो क्या कहते हैं इसके बीच में दो छिद्र होते हैं और ये छिद्र एक पट्ट द्वारा अलग होते हैं, एक पट्ट द्वारा दो में अलग होते हैं, दो भागों में अलग हो जाते हैं। नासिका के मध्य में पट्ट होता है जिसके कारण नासा गुहा या नासावेश में, या नासा गुहा कहो या नासावेश में, नासा गुहा या नासावेश में, नासा गुहा या नासावेश में दो भागों में विभक्त होता है, जिसके यानी पट्ट के कारण ही हमारा जो नोज है यह दो छिद्रों में अलग हो जाता है, दो नासा गुहा या नासावेश में विभक्त हो जाता है या अलग हो जाता है। इसे अंतर नासा पट्ट कहते हैं, यानी कि जो इसमें नासा जो पट्ट होता है, यही मान लेते हमारा नाक है, इस प्रकार से इसमें दो छिद्र हुए, इसे कहेंगे नासा पट्ट, नासा पट्ट। ये हमारे क्या है नासा पट्ट, क्योंकि यही क्या करता है, यही हमारे नाक के दोनों छिद्रों को अलग करता है, नासा पट्ट ही अलग करता है। इसे हम अच्छे से बना लेते हैं नासा पट्ट को। ये हमारा नासा पट्ट है, यही क्या करता है नासा छिद्र को दो भागों में विभक्त करता है, जिसमें छोटे छोटे यानी नासिका के प्रारंभ में छोटे छोटे बाल होते हैं, जो धूल आदि के कणों को वायु के साथ अंदर जाने से रोकते हैं। नासिका पट्ट में छोटे छोटे रोमाभ होते हैं, जो बाहर से आने वाले छोटे छोटे वायु के कणों को इसी में रोक लेते हैं, अंदर जाने से रोक देते हैं। तो क्या बताया गया, जो हमारा नासिका होता है, नासा मार्ग होता है, नासिका जो होती है यह श्वसन अंग का प्रथम भाग होता है, जो दो छिद्रों द्वारा बाहर खुलता है और यह छिद्र एक पट्ट द्वारा अलग होता है, यानी एक पट्ट से ही हमारे दोनों छिद्र अलग होते हैं, इसे हम नासा पट्ट कहते हैं। और नासा पट्ट में छोटे छोटे रोम जैसी संरचनाएं होती हैं, जो बाहर से आए हुए धूल के कणों को रोकती हैं, अंदर जाने से रोक देती हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं नासापट्ट के कारण प्रत्येक नासारंध्र अपनी ओर के नासा मार्ग में खुलता है, अपनी ओर से नासा मार्ग में खुलता है, यानी कि नासापट्ट अपने ओर नासा मार्ग में जाकर के खुलता है। नासा मार्ग की गुहा उपास्थ की बनी होती है। नासा मार्ग की जो गुहा होती है, नली जो होती है पीछे की तरफ जो होती है, यह किसकी बनी होती है, उपास्थ की बनी होती है। और इसमें ऊपर की तरफ बाहर की तरफ हड्डियां होती है, इस प्रकार से हड्डियां, इसके बीच में हड्डियां पाई जाती है, यानी कि यह उपास्थ और अस्थियों से बना होता है, जिसके कारण यह टेढ़ी मेढ़ी एवं घुमावदार मार्ग के रूप में प्रतीत होती है। यानी हड्डियों और उपास्थ की उपस्थिति में ही यह टेढ़ी मेढ़ी नजर में आती या प्रतीत होती है। नासा गुहा के अंदर श्लेष्म कला अथवा कह सकते हैं श्लेष्म झिल्ली उपस्थित होती है, जो नासा मार्ग में पतला सा चिकना तरह श्लेष्म स्रावित करती है। हम यानी कि इसमें क्या है, नाक के भीतर यानी नासा के भीतर हमारी जो नली होती है यह उपास्थ की बनी होती है और हड्डी से मिलकर बनी होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना प्रतीत करती है। और इसी के बीच में हमारी क्या श्लेष्मिक कला एक झिल्ली होती है, श्लेष्मिक कला की बनी हुई एक झिल्ली होती है, यानी श्लेष्मिक झिल्ली होती है जो श्लेष्म का श्रवण करती है। इसके बीच में श्लेष्मिक कला जो झिल्ली होती है वह श्लेष्म का श्रवण करती है। श्लेष्म कला पर असंख्य बाल जैसे अत्यंत महीन रोमांच होते हैं। जो श्लेष्मिक कला होती है उसके ऊपर बहुत सारे यानी असंख्य रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो श्लेष्म को भीतर की ओर ग्रसनी या बाहर की ओर नाक में लगातार भेजती रहती हैं। यानी जो श्लेष्मिक
कला होती है वह श्लेष्म का श्रावण करती है, जो ग्रसनी की तरफ अथवा बाहर की तरफ भेजती रहती है, चिपचिपा पदार्थ भेजती रहती है। श्लेष्म नासिका द्वारा अंदर आने वाली नासिका द्वारा अंदर आने वाली वायु को शरीर के ताप पर लाने तथा नम बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। जो श्लेष्मिक कला होती है, यदि वातावरण का टेम्परेचर अधिक है तो जो श्लेष्म होता है वह ताप को नियंत्रित करता है और उसे शरीर के जितना ताप शरीर का है यानी 37 सेंटीग्रेड यानी कि शरीर के ताप के साथ उसे मैच करता है, उसको मिलान करता है और उसको नियंत्रित ताप करके उसे अंदर भेजता है। यानी कि गर्म हवा है तो उसे ठंडी करेगा और ठंडी हवा है तो उसे गर्म करेगा। यानी कि जो हमारा श्लेष्म होता है वह बाहर से आने वाली वायु को नियंत्रित ताप प्रदान करता है और इसे महत्वपूर्ण यानी कि जो हमारे श्लेष्म होता है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसमें? सांस लेने में। ग्रसनी फायरिंग से हमारा कंठ यहीं पर होता है, ये हमारी ग्रसनी है। जो हमारा नासा मार्ग होता है या ग्रसनी में खुलता है, यहीं पर ही हमारे यानी यहाँ भोजन की नली और श्वास की नली यहीं पर आकर के खुलती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा नासा मार्ग होता है या ग्रसनी में ही खुलता है। ग्रसनी का अग्रभाग नासा ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी का अग्रभाग यानी ग्रसनी का जो पहला का भाग होता है उसे कहते हैं नासा ग्रसनी। यहीं पर हमारे क्या होती है? नासा ग्रसनी होती है। नासा ग्रसनी ग्रास नाल ग्रसनी में खुलती है और ग्रसनी का अग्रभाग नासा ग्रसनी कहलाती है। ग्रसनी का अग्रभाग नासा ग्रसनी कहलाता है। इसका निचला भाग मुख ग्रसनी और इसका निचला भाग मुख ग्रसनी। और इसका निचला भाग मुख ग्रसनी कहलाता है। यहाँ फेफड़ा ठीक, यानी कि हमारा जो ग्राफनाल होता है या ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी का अग्रभाग नासा ग्रसनी और ग्रसनी का निचला भाग मुख ग्रसनी कहलाता है। इसमें यानी ग्रसनी में श्वास नली तथा आहार नाल दोनों खुलते हैं। इसी में ही क्या दोनों आपस में यानी ग्रसनी में ही हमारा जो मुख वाली नली होती है और श्वास नली वाली नली होती है, दोनों आपस में आकर के ग्रसनी में खुलती है। तो क्या बताएगा जो हमारा ग्रसनी होता है इसमें जो हमारा नासाद्वार होती है ग्रसनी में आकर के खुलती है और इसी में ही हमारा भोजन की नली भी आकर के खुलते हैं। ग्रसनी का अग्रभाग नासा ग्रसनी और ग्रसनी का पश्च भाग मुख ग्रसनी कहलाता है। हमारा हो गया स्टडी ग्रसनी का। यानी ग्रसनी में क्या होगा? ग्रसनी का अग्रभाग ही नासा ग्रसनी और निचला भाग से मुख ग्रसनी, ठीक है। और ग्रसनी में हमारा श्वास नली और मुख की नली आकर के खुलती है। तो हम कर सकते हैं दोनों ही आकर के इसी में ग्रसनी में ही खुलेंगे। इसके बाद देखते हैं वायुनाल। देखते हैं वायुनाल के दो भाग में बांटा जाता है। वायुनाल को हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 कहते हैं स्वरयंत्र, दूसरा होता है हमारा श्वास नली। जो स्वरयंत्र होता है यह कहाँ होता है? यह ग्रसनी के पीछे होता है।
स्वरयंत्र ग्रसनी के पीछे और निगल द्वार, जो निगल यानी भोजन जहाँ से निकलते हैं, यानी कि स्वरयंत्र कहाँ होता है, ग्रसनी के पीछे होता है और निगल द्वार के पहले होता है। और यह हमारा यानी कि इसमें क्या होता है, स्वरयंत्र में पतली पतली छोटी छोटी यानी पतले पतले बहुत सारे इसमें तंतु होते हैं, जिसमें वायु आकर के वायु टकराती है और उससे स्वर निकलता है स्वरयंत्र से। और जो श्वास नली होती है यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका व्यास होता है 1.5 से लेकर के 2.5 cm, यानी कि 10 से 12 सेंटीमीटर श्वास नली लंबी होगी और 1.5 से 2.5 सेमी चौड़ी होगी। इसका व्यास होगा, जो कंठ से लेकर के पूर्ण ग्रीवा में विद्यमान होती है, जो कंठ से लेकर के पूर्ण ग्रीवा में विद्यमान होती है। यही मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, पूरे 10 से 12 सेंटीमीटर। और उसका व्यास कितना है, 2.5। या पूरे ग्रीवा में इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और इसका व्यास 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर होता है, जो कंठ में, और यह पूरे कंठ में ग्रीवा में विद्यमान होते हैं। वह वक्ष में, और हम कह सकते हैं श्वास नली वक्ष में, श्वास नली वक्ष में पहुंचकर 2 छोटे शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं। श्वास नली यानी कि जो हमारी ये होती है, या आगे चल कर के 2 नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं श्वसनिया ब्रंकाई, इसे हम कहते हैं श्वसनिया, श्वसनिया। जो श्वास नली होती है या आगे चल कर के 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, इसे हम श्वसनिया कहते हैं, इसे हम कहते हैं श्वसनिया। तो क्या बताया गया, श्वास नली की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, इसका व्यास 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर होता है, या पूरे ग्रीवा में विद्यमान होते उपस्थित होती है और आगे चल कर के श्वास नली 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको हम श्वसनिया कहते हैं, अंग्रेजी ब्रंकाई कहते हैं, BRONCHI ब्रंकाई कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी तरफ से, प्रत्येक श्वसनी जो होती है अपनी तरफ से, प्रत्येक श्वसनी अपनी तरफ से अपने तरफ के फेफड़े में प्रवेश करती है। क्या करती है, यही हमारे फेफड़े में प्रवेश करेगी। प्रत्येक श्वसनी अपनी तरफ के फेफड़े में प्रवेश करती है, जहां पहुंचकर यह अनेक शाखाओं तथा उपशाखाओं में बढ़ जाती है, इसके बीच में जाकर के या छोटे छोटे शाखाओं में उपशाखाओं में बढ़ती हुई चली जाती है। इसी प्रकार बढ़ती जाएगी। तो प्रत्येक ब्रंकाई जो होती है, प्रत्येक श्वसनिया जो होती है, फेफड़े में पहुंच करके शाखाओं उपशाखाओं में विभक्त हो जाती है और इसका अंत एक छोटे से वायुकोश के रूप में होता है और इसका अंतिम सिरा जो होता है एक छोटे गुब्बारे नुमा संरचना में जाकर के समाप्त हो जाता है। और जो हमारी श्वास नली होती है या सी के आकृति के अर्धछल्ले की तरफ होती है, यानी कि यह जो श्वास नली होती है अर्ध सी आकार के छल्ले की तरह होती है, इस प्रकार से। जो उपास्थ की बनी होती है, यानी कि श्वास नली जो होती है या उपास्थ की बनी होती है, जब वायु की उपस्थित रहती है या फूली रहती है। देखो पहली बात, हमारे ब्रंकाई आई फेफड़े में या छोटे छोटे शाखाओं और उपशाखाओं में बढ़ जाती है और श्वास नली की जो दीवारें होती हैं यह उपास्थ की बनी होती हैं, जो इसे चिपकने से रोकती है, श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकती है, जिसके फलस्वरूप वायु की अनुपस्थिति में यह नली पिचकने से बच जाती है। यदि वायु नहीं रहेगी तो श्वास नली आपस में जाकर के चिपक जाएंगी। इसी कारण से यह इसमें अर्ध सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले वायु कोशों की अनुपस्थिति में यानी कि कहते हैं छल्ले जो होते हैं वायु की अनुपस्थिति में या कह सकते हैं
अपसेंटी में क्या करते हैं, इसे हमेशा चौड़ा बनाए रखते हैं, फैलाए बनाए रखते हैं, देखिए यह चिपके ना। तो क्या बताया गया कि इसकी लंबाई बताएगी 10 से 12 सेंटीमीटर, इसका व्यास हुआ 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर, और यह ग्राफ हमारी श्वास नली आगे जा करके फफनियाँ बढ़ जाती हैं और प्रत्येक फफनियाँ फेफड़े में प्रवेश करती है अपनी तरफ की, और यही जाकर के शाखा उपशाखाओं में बढ़ जाती है। और इसको श्वास नली जो होती है यह अर्ध सी आकार के छल्ले की उपास्थि इसमें लगी होती है, जो वायु के अनुपस्थिति से चिपकने से रोकती हैं। तो हो गया हमारा श्वास नली हो गई। इसके बाद देखते हैं फेफड़ा, अगली वीडियो में देखेंगे फेफड़ा। तो हमने पढ़ लिया, तो हमने क्या पढ़ा, श्वसन तंत्र पढ़ा, ठीक। उसके बाद श्वसन पढ़ा, क्या है श्वसन पढ़ा, श्वसन तंत्र पढ़ा। उसके बाद हमने देखा मानव श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग को देखा, इसमें कौन कौन अंग भाग लेते हैं, नासिका पढ़ा, नासा मार्ग पढ़ा, ग्रसनी पढ़ा, वायुनाल पढ़ा। उसके बाद पढ़ेंगे फेफड़ा, इसके बाद फेफड़े को देखेंगे, लंग्स से फेफड़ा। लंग्स इसके विषय में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।